किस तरीके से टीका किया अभय सिंह चौटाला ने, ये सब जनता जनार्दन ने देखा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, 17 साल के बाद अहमदाबाद की जनता के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सरकार का हिस्सा बनने की, और उन्होंने बहुत ही सही मतदान करके सही फैसला लिया है। और निश्चित तौर पर ये मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से अभय चौटाला को मेहनत करनी पड़ी, जिस तरीके से गली गली में जाकर वोट मांगनी पड़ी, अपने बड़ों को भी गली गली में देखना पड़ा, वो साफ नजर आ रहा था कि वो बौखलाहट है और कहीं न कहीं वो पछता रहे थे कि मैंने रिजाइन क्यों किया। जो मेरी जीती की दायित्व थी इसकी मेरे हाथ में निकल कर चले गई। रंजना जी, वोट मांगने को बौखलाहट किस तरीके से कहा जा सकता है? वोट तो मांगने के लिए जा ही सकते हैं सब। बिल्कुल जा सकते हैं, जो वो लोग जा सकते हैं जो ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव में जीतूंगा। जो लोग ये कहते थे कि मुझे निकलने की जरूरत नहीं, मुझे घर से बाहर आने की जरूरत नहीं, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं, उनको किस तरीके से दर की ठोकरें खानी पड़ी, ये देखने वाली बात। रंजीता जी, आज वो तो ये बातें करते थे, दावे करते थे, मैं आता हूँ। नहीं, तंवर साहब, मेरा घर है, साल देना मेरा घर है, आज किस तरीके से वो बौखलाकर वहां पर विरोध करवा रहे थे, जगह जगह पर अपने दुर्गों को भेजकर किसानों की झंडे देकर विरोध करवा रहे थे, उनकी बौखलाहट तो हर इंडिया में नजर आ रही थी। पर जो आम जनता है वो ये बात तो महसूस कर रही थी। 17 साल से गुंडागर्दी और दबंगई दिखाई जा रही थी, वो दबंगई जिस तरीके से चुनाव में दिखाने की कोशिश की, जनता जनार्दन ने उसको अस्वीकार किया, उस पर पानी फेरा और वहां पर कमल खिलाने के लिए उन्होंने जीत और मेहनत करी, न केवल कार्यकर्ताओं ने बल्कि जनता का रूपी जो आशीर्वाद है वो भी हमें मिला। निश्चित तौर पे आज जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है उससे अहमदाबाद में कमल खिलने वाला है, और 17 साल के बाद वहां पे जो वनवास काटा है वहां की जनता ने, उनको आजादी मिलने जा रही है। ठीक है तंवर साहब, आप हंस रहे थे, लेकिन देखिए ये बात तो अभय सिंह चौटाला जी ने कही थी कि मुझे वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं है, 70,000 वोट मेरे अपने हैं। और एक क्रॉस क्वेश्चन जो प्रचार के दौरान उनसे किया गया था, उन्होंने कहा कि मैं अभी वोट मांगने के लिए नहीं जा रहा हूं, जो मुझे बुला रहा है मैं उनके पास जा रहा हूं। तो ये और कॉन्फिडेंस तो था सर। देखिए केशव जी, और कॉन्फिडेंस होना अपने आप में अलग बात है। जो रंजीता जी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रही थी, मुझे तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और कांग्रेस बनाम अभय सिंह चौटाला इस प्रकार का विषय रहा है, ये परिणाम बता देंगे। अभी ऊंची ऊंची आंकड़े का कोई मतलब तो है नहीं। निसंदेह ये चुनाव है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? आज ये चुनाव जो कृषि कानून है उनके विरोध में एक जनमत है, इसको जो अपने तरीके से जैसे परिभाषित करना है करते रहे। आज विषय जिस प्रकार से ये काले कानून लाए गए, जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ और जो भी सारा प्रकरण रहा, उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव हुआ और अन्नदाता की आवाज को जिस प्रकार से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वहां इलाहाबाद में भेज के जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया गया, उन सब का जवाब आज भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हलोपा और कांग्रेस को मिलेगा। तंवर साहब, ये तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर मैं यही बात उनसे पूछूंगा तो एक तराजू में भाजपा रहेगी, दूसरे तराजू में बाकी सब रहेंगे। तो ये तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बात है, लेकिन क्या नहीं आज आपने केशव जी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी तो एक ही तराजू में है ना, सब तो नहीं है। ये तो तीनों एक ही तराजू में। आपने कांग्रेस को भी उसमें जोड़ दिया ना सर? नहीं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी में जुड़ी हुई है। कांग्रेस का जिस प्रकार से चुनाव बीच में ही छोड़ दिया कांग्रेस ने, उससे आपको सब ये नतीजे सारी बातों को परिभाषित कर देंगे। सारी व्यवस्था का आकलन करके अपने आप सब आकलन हो जाएगा। अभी थोड़ा ही तो समय बाकी है, देखें आप। नहीं, हम अपना आकलन तो करते रहेंगे सर। हाँ, जरूर आप फिगर्स आएगी उसके हिसाब से हम खुद को भी चेंज करते रहेंगे जरूर, लेकिन अभी तक की जो प्रोसेस है वो तो हम देखते रहेंगे। श्योर जरूर, बिल्कुल। अब तंवर साहब, इसमें एक बात और है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। आप अभी ये बात आप कह रहे हैं कि अगर हमारी जीत जो है वो इस बात को स्पष्ट कर देगी कि कृषि कानून ठीक नहीं है। निसंदेह। लेकिन आपने आज ही एडमिट किया है इस बात को। प्रचार के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं कहा किसी ने। क्या प्रचार के दौरान? हमने शुरू दिन से ये कहा कि ये चुनाव राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक तौर का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कृषि कानूनों के विरोध में त्यागपत्र और कृषि कानूनों के समर्थन या विरोध का है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी किसानों के विरोध में है और उस विरोध का किसान इनसे आज बदला लेंगे। परिणाम इस बात को साबित करेंगे। तंवर साहब, जो कंफ्यूजन पहले दिन था ना, वो कंफ्यूजन साफ नहीं हो पाया अभी तक भी। कंफ्यूजन केशव जी, कंफ्यूजन अभी परिणाम मैं आता हूं रंजीता जी, मैं आता हूं आपके पास। हाँ तंवर साहब। केशव जी,
जो भी परिणाम आएंगे वो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। परिणाम जो आएंगे, आप इतने आश्वस्त कैसे? कोई अंदर की बात हाथ लग गई क्या? नहीं, अंदर की बात नहीं। जिस प्रकार से अन्नदाता ने कृषि कानूनों के विरोध में हमें समर्थन दिया है, वो अंदर की बात है। और क्या बात है? ठीक है, कोई अंदर की बात। रंजीता जी। केशव, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कंवर साहब बड़े बड़े वादे करे, कोई बहन जी कोई बात नहीं किया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं करी। जो धरातल की बात है वही बताई, कोई बड़ी बात नहीं करी। चलो कोई दिक्कत। कंवर साहब, इस बात को आप फांसी पे हाथ रखकर एक्सेप्ट कीजिए चैनल के माध्यम से कि अगर बम्पर वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई तो आप इस चैनल के माध्यम से न केवल इस बात को स्वीकार करेंगे कि किसान आंदोलन नहीं था, ये आपके द्वारा प्रायोजित था, और आप इस बात के लिए भी कसम खाई चैनल पे बैठकर कि इसके बाद, वैसे तो आपकी राजनीति खत्म है, कि इसके बाद आप स्वयं जाके किसानों को कहेंगे कि भाई हमारे से गलती हो गई कि हमने आपको भाजपा के खिलाफ भड़काया और वहां पर बिठाया। आप लोग अगर इस चीज को किसान आंदोलन से रिलेट करते हैं तो आज आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और निश्चित तौर पे आज इलाहाबाद की जनता बता देगी कि किसान आंदोलन आपका प्रायोजित है, कि वाकई किसान आंदोलन। ठीक है, मैं एक अपडेट देता हूं। पोस्टल बैलेट्स की गिनती जो है वो पूरी हो गई है। जी हां, अपडेट आ रही है, पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी हो गई है। उपचुनाव में कुल मिलाकर 256 पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो पड़े थे और उनकी काउंटिंग पूरी हो गई है। कुछ ही देर, चंद मिनटों के अंदर रुझान भी सामने आ जाएगा कि इस पोस्टल बैलेट्स के जरिए क्या कुछ रुझान रहा। पोस्टल बैलेट के बाद उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू होने जा रही है। पहले राउंड में 14 ईवीएम मशीनें हैं, 14 टेबल्स हैं और तलवाड़ा से जो है वो पहले राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। रवि कालीरमन के पास हम चल रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास आ रही हैं? बिल्कुल केशव, देखिए जो इलाहाबाद उपचुनाव में मतगणना जो है वो शुरू 8 बजे से शुरू हो चुकी है और अब पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो कहीं ना कहीं चल रही थी। अब वो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जल्द से जल्द जो है पहला रुझान जो पोस्टल बैलेट का है वो जो है हम अपने दर्शकों को, जैसे ही आता है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और फिलहाल सूचना ये मिल पा रही है कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं लगातार जो है लोग टकटकी लगाए बाट देख रहे हैं कि पहले राउंड में, पहले पोस्टल बैलेट में क्या होने वाला है। जल्द से जल्द हम अपने दर्शकों को तमाम जो जानकारी है वो जो है जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो जिस प्रकार से जो इलाहाबाद इलेक्शन चल रहा था, लगातार जो तमाम जो पार्टियों की रस्सा कसी थी, जिस प्रकार से तंवर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहीं ना कहीं जो है कृषि कानून को लेकर ये तमाम जो चीजें थी, तमाम जो इलेक्शन है कृषि कानूनों को देखते हुए उन्होंने लड़ाया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनसे एक सवाल भी मेरा भी ये रहेगा कि अभय सिंह चौटाला जो है वो अपनी तौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे क्या उनका अपना कोई जनाधार नहीं था? सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर जो है वो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है। क्या ऐसी नौबत इन लोगों को क्यों आन पड़ी कि कृषि कानूनों के तहत जो है आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ कृषि? तंवर साहब, देखिए, जो आपके संवाददाता ने सवाल किया तो रवि जी, शायद आपको पता ही होगा कि त्यागपत्र क्यों हुआ था। जिस विषय में त्यागपत्र था निसंदेह कृषि कानूनों के विरोध में था और तो चुनाव क्यों हुआ? नहीं, सुनिए मेरी बात। और जब मुद्दा ही कृषि कानून है तो निसंदेह चुनाव भी कृषि कानूनों के विरोध में ही लड़ा गया। और ये जिस प्रकार से ये इलाहाबाद का सिर्फ चुनाव नहीं है, इससे समस्त राष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा कृषि के संदर्भ में नई दिशा दशा बनेगी। और अभी जो रंजीता जी बात कर रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा प्रायोजित था ये सारा जो किसान आंदोलन था, तो मैं बहन जी को बता दूं 40 किसान जत्थेबंदियों ने कृषि कानूनों का विरोध किया और शुरू दिन से, जब से पहले अध्यादेश आया और उसके बाद ये काले कानून बने, शुरू दिन से इंडियन नेशनल लोकदल इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है। और जिसने भी जब भी विरोध किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने इन किसान जत्थेबंदियों का जो संभव सहयोग हो सकता था वो किया। अपने आप को दुरुस्त करें। ठीक है तंवर साहब, मैं उसी कंफ्यूजन की बात कर रहा था जो कंफ्यूजन रवि आपको बता रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, 2-3 वाक्य हैं। आपने इस्तीफा दिया, किसानों के समर्थन में दिया, कोई बात नहीं नकार रहा इसको, लेकिन उस इस्तीफे में जो लिखा था वो महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखा जाएगा। सशर्त इस्तीफा वो था। ठीक है, शब्दों को चेंज कर दीजिए आप अपने, लेकिन वो इस्तीफा सशर्त था या नहीं? मैं दुरुस्त कर दूं आपको। जो पहले इस्तीफा भेजा गया था उसमें यह लिखा गया था कि आप 26 जनवरी तक ये इन कृषि कानूनों को
रद्द करें, अन्यथा मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। जो आपने बात बताई इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अब मैं नहीं अब बात पूरी होने दो, सवाल कर लूं। अब बात पूरी होने दो, इसी बात का सवाल है। आपने कहा 26 जनवरी तक जो है, अब ये हमने लिख करके भेजा कि 26 जनवरी तक अगर कानून वापस नहीं लेंगे आप तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या विधानसभा अध्यक्ष के पास ये ताकत है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले सके? अब विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप वापस ले लीजिए, तो इम्प्रैक्टिकलिटी तो पहले लेटर से ही शो हो जाती है। ये विषय नहीं, प्रैक्टिकलिटी की आप जो बात कर रहे हो, ये विषय केंद्र सरकार को एक सांकेतिक तौर पे बताने का था कि आप इन कृषि कानूनों को वापस ले। ठीक है, वो बात विधानसभा की, और वो भी इस्तीफा उन्होंने कहा कि भाई ऐसे इस्तीफा स्वीकार नहीं होता, तो फिर 2 लाइन का इस्तीफा जैसा उनकी गाइडलाइन है वो 27 जनवरी को जाके दे दिया था, तो वो तो बात ही नहीं उठती। जो आपने क्या लिखा उसमें क्या लिखा सर? उसमें तो सीधा 2 लाइन का इस्तीफा ही था, उसमें तो कोई ऐसा था नहीं, वो तो पहले लिखा था। वो तो ठीक किया ना, वो कहते हैं कि ऐसा है। विषय ये है, आप इधर घुमाओ उधर घुमाओ, हकीकत यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में ये इस्तीफा दिया गया और कृषि कानूनों के विरोध में ये चुनाव हुआ, और आज ये जनमत संग्रह इलाहाबाद की जनता बताएगी कि वो कृषि कानूनों के साथ है या कृषि कानूनों के विरोध में। इतनी सी बात है, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल है, मैं मना ही नहीं कर रहा इस बात को सर, मैं मना ही नहीं कर रहा इस बात को, इलाहाबाद की जनता बता देगी। लेकिन सर हमारे भी तो सवाल है, मेरे सवाल सवाल आप करिए। सवाल केवल इतना सर, दूसरे स्टेटमेंट जो होते हैं सर, वो आपने कहा कि जब उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा संशोधन करके लाइए, तो आपने दूसरा चिट्ठी, थोड़ा संशोधन नहीं, वो उन्होंने कहा कि सशर्त इस्तीफा नहीं होगा। हाँ। आपको ये बात पता थी कि सशर्त इस्तीफे कबूल नहीं किए जाते हैं या कोई बात नहीं, जो तारीख थी उस पर इस्तीफा दिया ना, उसमें फिर कोई किंतु परंतु रह ही नहीं जाता। अच्छा, 26 जनवरी का क्या शुभ मुहूर्त निकाला आप लोगों ने? 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस से पहले इस राष्ट्र के किसान को जो इन काले कानून से निजात दी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आपको लग रहा था कि 26 तक तो सरकार कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी, तो इसलिए आपने 26 की तारीख रख दी। इस राष्ट्र का अन्नदाता को यह था कि गणतंत्र दिवस है देश का, और गणतंत्र दिवस से पहले निसंदेह केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी, उन्हें संवेदनशीलता दिखाते हुए ये काले कानून वापस लेने चाहिए। ठीक है रंजिता जी, रवि मैं आता हूं आपके पास भी, आपका भी सवाल है, एक बार मैं रंजिता जी जवाब लेता हूं पहले इस बात का। रंजिता जी, केशव जो आज के रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं लोग ये कहते नजर आएंगे, एक जिस तरीके से इस पार्टी का ग्राफ पिछले 21 सालों से मैं बात करती हूँ, धीरे धीरे वेंटिलेटर पे जाती हुई नजर आई। आज अफसोस की बात यह है कि उसके बाद बुलंद है कि एक चीज की जो ये लड़ाई लड़ रहे थे उस पर इतना संघर्ष इनको करना पड़ा। आज जिस समय बड़े चौटाला साहब ये चीज छोड़कर जेल में गए थे, तब ये कह के गए थे कि अभय चौटाला को सौंप के जा रहा हूँ और वापस आकर मैं खुद इसको दोबारा से इस पे लड़ूंगा। 30 MLA हुआ करते थे उस समय, और आज कितने रह गए थे? 1, और आज के बाद 1 भी नहीं, और वोटिंग परसेंटेज शेयर 1.8%। 1% तो इलाहाबाद की जनता ने आशीर्वाद दे दिया। तो पूरे हरियाणा की जो मैं बात करती हूँ इस पार्टी की, 0.8% शेयर के ऊपर मान्यता भी रद्द हो जाती है। तो जिस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रखी थी, आज जनता जनार्दन ने इसको जवाब देने का मौका बनाया है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से किंतु और परंतु करके अभी कसने वादे बार बातें हैं, बातों का क्या सिर्फ कहानियां कि हम ये होगा तो हम ये कर देंगे, ऐसे होगा तो हम वैसे कर देंगे, कच्ची फावड़े लेकर जाएंगे और सड़क का पानी लेंगे। तो आज जो इनकी जिस तरीके से ये लोग राजनीति करते थे, जनता जनार्दन और विकास चाहती है, इसी विकास की तरफ से उन्होंने आज कमल को खिलाने की कसम खाई है, और आने वाले रिजल्ट ये विकास बता देंगे कि आज किस तरीके का भरपूर प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और हमारा कमल खिलने जा रहा है। तंवर साहब, आप जमानत जब्त कराने की बात कह रहे हैं, वो कह रही है कि अगर वोट परसेंटेज ऐसा ही रहा तो पार्टी की मान्यता खराब हो जाएगी। देखिए ऐसा है, इनको सपने लेने दो, 2-3 घंटे और लेंगे। और अभी SYL की बात करी बहन जी ने, रंजीता जी ने, देखिए इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हरियाणा के हक में, और उस वक्त एक सर्वदलीय कमेटी बनी, माननीय खट्टर साहब को, जो उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, उनको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें सभी दल के नेताओं ने कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के इस ज्वलनशील मुद्दे पे समय लें। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 6 साल होने वाले हैं, उस पे 1 सेकंड का, चाहे रोज खट्टर साहब मिलते हो मोदी जी से, लेकिन इस विषय पे 1 सेकंड का समय नहीं है। SYL क्या बात करते हैं। और जैसे ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, और तो चलो दक्षिण हरियाणा के अलावा तो हरियाणा में इनकी एंट्री बैन है,
दक्षिण हरियाणा में जिस प्रकार से इन्होंने SYL के मुद्दे को उछाला, क्या आपके चैनल और आप सबने नहीं देखा? ये अवसरवादी लोग हैं। ये अवसर के उसमें एक अगर कोई आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए SYL का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। जवाब दे रंजीता जी। रंजीता जी साहब बिल्कुल जवाब दूंगी। आप बताइए कि हमारी पार्टी ने मेहनत की तो सुप्रीम कोर्ट को भी। अरे आपका उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। आप तो शपथ निर्णय के बावजूद नहीं कर पाए, उस मुद्दे पर नहीं जाते, शपथ ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। बावजूद भी आप शपथ लेने के बावजूद ठीक है तंवर साहब, आप केंद्र सरकार की उदासीनता को नहीं तोड़ पाए, आप एक सेकंड का समय नहीं ले पाए। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर। मैम रंजीता जी हम ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे हैं, हम ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे हैं। आज एलनाबाद का आज एलनाबाद की बात करेंगे। मैं जवाब देना भी नहीं चाहता था, हालांकि ये बहुत बड़ी विफलता है। रंजीता जी, सुखबीर जी, रंजीता जी, आज तो त्योहार का दिन है मैम, मिठाइयां सबकी तैयार हैं ही, प्यार से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे और वो ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। मैं रवि के बीच में ये बोलो, मैं नहीं बोली, मैं दोनों से ही कह रहा हूं, कोई बात नहीं। रवि के पास में आ रहा हूं। रवि आप रखिए अपनी बात, आप सवाल पूछ रहे थे कुछ। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से जो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के द्वारा कहा गया था कि मैं कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन के चलते, समर्थन के चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद जो है वो इलेक्शन लड़ने पहुंचते हैं। तमाम जो मुद्दा है यहाँ इलाहाबाद की जो धरती है उस पर यही गुंजा कि अभय सिंह चौटाला जो है कहीं ना कहीं जो समर्थन देने की बात कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अपने वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं। वहीं तो एक तरफ तो वो किसानों के साथ होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी चीज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से INLD के वर्कर्स जो है काले झंडे उठाए और किसानों के झंडे उठाए देके विरोध करते हुए मिले। रणधीर जोधका की तस्वीर भी हमने जो आपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से कहीं ना कहीं दिखाई अपने दर्शकों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तंवर साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं कि आपके तमाम जो नेता थे उनको भी झंडे उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि आप किसानों के समर्थन में थे, तो समर्थन में तो झंडे उठा सकते थे आप। तंवर साहब, ये समर्थन का और सारी मुद्दे ठीक एक जगह हैं। अगर कुल मिलाकर आप बात देखें तो आप स्पष्ट इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये विरोध करना और आपको जो इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ना, आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा है या नहीं है? पहले तो इतना बताइए। नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, बताएं। मतलब जो इस्तीफा दिया चौटाला साहब ने और उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो भी खुद ही लिया फैसला कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, ये चुनावी मुद्दा बन पाया या नहीं बन पाया? क्योंकि दूसरी पार्टियों ने बनाया है। आप इसे मानते थे चुनावी मुद्दा या माना ही नहीं आपने? देखिए, जब कृषि कानूनों का विरोध शुरू हुआ और उसमें जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा प्रदेश की सहभागिता उसमें रही और पहले दिन से इंडियन नेशनल लोकदल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा के मंचों पे ये कहा गया कि हम अगर यहां आपको आना है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद एक मिनट आप बोल लेना, आपको अवसर मिलेगा बाद में। उसके बाद गांव-गांव जाके एलनाबाद की जनता से जो संयुक्त मोर्चा ने कहा था उसके बारे में पूछा गया। एलनाबाद के किसानों ने ये कहा, किसान आंदोलन बहुत बड़ा विषय है, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार का किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आप इस किसान आंदोलन का समर्थन करें और अपनी विधानसभा से आप त्यागपत्र दें। उसके बाद त्यागपत्र हो गया, वो सारी ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके बाद जब ये चाहे देरी से ही हुआ हो, उसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद पुनः पंचायती तौर पे सारे किसानों को बुला के, जो कि सारी बातें मान ली, उन्होंने बहुत बार बताई, सवाल किया, उसके सवाल का जवाब तो सुनेंगे। जवाब ये है मानते हैं उन्हें कि नाथूश्री चोपटा में किसान ने यह फैसला किया कि हमें अभय सिंह चौटाला को ही निर्वाचित करके भेजना है, इन्हें ही आप उम्मीदवार बनाए। यानी कि सच मतलब वहां सब कुछ खत्म हो गया, आपके लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं रहा। अब आप इन तथ्यों को उलटफेर करना चाहते हो तो आप करते रहे। सर मैं तो आपको स्पष्ट करने का मौका दे रहा हूं, आप इसे स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हाँ या ना? किसानों के कहने पे त्यागपत्र दिया और किसानों के कहने पे चुनाव लड़ा, इसके अलावा कोई बात नहीं। जिसने जो इस विषय को परिभाषित करना वो करते रहे। ठीक है तंवर साहब, मैं तो परिभाषित करने का मौका ही नहीं दे रहा, मैं आपको यस या नो 2 ऑप्शन दे रहा हूं। चुनावी मुद्दा बना, हाँ या ना? क्या चुनावी मुद्दा? जो कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस वाले मंच पर जाकर ये कहते हुए नजर आए कि भाई इस्तीफा क्यों दिया और दिया तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ये चुनावी मुद्दा था या नहीं था? मुद्दा सिर्फ एक था,
इन काले कानूनों का विरोध या समर्थन, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था। ठीक है, मैं एक बार रवि के पास आता हूं, फिर मैं रमन जी आपके पास आऊंगा। रवि, एक बार सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि समय हो चुका है, 9:20 हो चुके हैं, जो पहले राउंड की वोटिंग होगी, क्या वो ईवीएम की काउंटिंग को मिलाकर के आएगी या केवल पोस्टल बैलेट्स की जो वोटिंग है वही पहले राउंड की कंसिडर की जाएगी? बिल्कुल केशव, देखिए जो पहले राउंड की जो है वो कहीं ना कहीं जो पोस्टल बैलेट पेपर्स हैं उनकी ही काउंटिंग आने, उनका ही रुझान पहले आना है कि उसके बाद जो है ईवीएम जो है वो खुलनी शुरू होंगी। 14 टेबल लगाई गई हैं, 14 टेबल पे हर एक टेबल पे एक ईवीएम खुलेगी और करीब 16 राउंड की जो गिनती है वो होगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बैलेट की गिनती को भी लगा दे तो 17 राउंड हो गए, फिर इसका मतलब कंसिडर किया जा रहा है। बिल्कुल इस हिसाब से 17 राउंड होते हैं और कहीं ना कहीं जो लास्ट राउंड है उसमें एक मशीन खुलेगी। कहीं ना कहीं कुल मिला के 16 ही राउंड आप अमूमन मान के चलिए, आखिरी राउंड में सिर्फ एक मशीन खुलनी है। और ऐसे में तमाम जो बैलेट पेपर में थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी होती है केशव, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 जगह स्टैंप लग गया या फिर उस स्याही फैल के दूसरी जगह चली जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस वोट को अवैध करार कर दिया जाता है, उस वोट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम जो पोस्टल बैलेट के जो वोट्स हैं उनमें गिनती में थोड़ा सा समय लगता है और इसी चीज के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सा जो डिले हो रहा है पहले राउंड की जो रुझानों में। जी ठीक है, रमन जी। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, उसको किसी भी विपक्षी दल ने उसको नकारा नहीं। वो उनकी आज के दिन सर्वाइवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, इस किसान आंदोलन ने अपने मंच पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं दी और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा या जैसे जैसे कम होगा, इसका इम्पैक्ट जो है ये विपक्ष को भी जाएगा और जो रूलिंग पार्टी है उसको भी जाएगा। अब आप किसानों का कितना फायदा उठाते हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा या लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे उठाते हैं, और जो आपकी अभी यूपी के इलेक्शन के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी जो है वो इस आज के दिन अगर आज हम लें तो पंजाब से ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे है और वहीं के जो टिकैत साहब हैं वो इसको लीड कर रहे हैं आज, और धीरे धीरे ये पूरे यूपी और उसके साथ बिहार तक फैलाने की पूरी तो कोशिश लोग बात चल रही कह है। रहे हैं रमन जी की जो किसान आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुका है, स्टेक हो चुका है। तो राजनीति में है क्या जो मुद्दा है आज महंगाई को, और ये आपने जिक्र किया है कि किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राजनेता को किसानों ने अपना मंच नहीं दिया। यहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो गाजीपुर बॉर्डर पर गए, उन्होंने वहां से स्टेज पर जाकर अपना भाषण दिया। शिवसेना के नेता हैं, सांसद है संजय राउत, वो भी उनके मंच पर गए, उन्होंने जाकर वहां से भी भाषण दिया था। तो ये तो एक गाजीपुर का जो मंच था वो टिकैत जी का मंच नहीं था, उसके साथ में जो सभा चल रही थी वो मंच था, वो टिकैत साहब ने बाद में क्लियर किया था। ये वो तो कवर अप था सर, वहां की मंच है, वहां की मंच है। मैं वहां पर विजिट मैंने किया है, तकरीबन 10-12 बार मैं गया हूं, वहां पर एक ही मंच है। उस टाइम जो दूसरे नेता थे यूपी के वो वहां पे थे, बिल्कुल ऐसा और वो वहां से चले गए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो राकेश टिकैत जी ने अगर ऐसा कहा तो उनका केवल कवर अप था। तो यहां पर भी एक सिलेक्टिविज्म जो है वो, देखिए आप सिलेक्टिविज्म की तो बात मैं वहीं पर कर रहा हूं। अब टिकैत साहब जो है एसकेएम से आते हैं, इलाहाबाद में आते हैं और वो इनडायरेक्टली लोकदल के लिए वोट मांगते हैं। चढ़ूनी साहब आते हैं, वो भी एसकेएम के हैं, उसी एसकेएम के जिसका एक किसान आंदोलन चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई लोकदल ने कंडेला करवाया था और कांग्रेस को भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दे दो। इनडायरेक्टली वो कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्टेक तो है ही यहां पर। लोकदल तो शुरू से अपने आप को किसानों की पार्टी कहती है और उनका मेजर वोट बैंक भी वहीं से आता है। और जो बीजेपी है वो शहरी मतदाताओं के सिर पे थी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका वोट शेयर, चाहे वो रूरल एरिया के अंदर भी गया है, वो बड़ा है, उन्होंने मेहनत भी की है, उनके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई है जो फैला है। पर ये जो इम्पैक्ट आया है इससे बीजेपी को कंट्री वाइड नुकसान हुआ है और उसका फायदा चाहे वो इनेलो है, चाहे कांग्रेस है और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो उसको वापस उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो हर इलेक्शन में आपको नजर आएगा, चाहे वो लोकल इलेक्शन होगा, चाहे वो विधानसभा का होगा, चाहे लोकसभा का होगा। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि अपना वोट बैंक बढ़ाएं, चाहे वो खोया हुआ बढ़ाएं, चाहे कोई मुद्दे को लेके। आप मजे की बात ये देखिए कि आज के दिन अगर रूरल स्ट्रेस की मैं बात करूं तो खाद नहीं मिल रही है। क्या इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी एजिटेशन कर रही है? कोई भी नहीं कर रही है। फ्यूल जो डीजल का दाम है वो 100 रुपए पहुंच गए, कोई उसके ऊपर एजिटेशन हुआ नहीं हुआ। अगर यही बीजेपी ऑपोजिशन में होती तो इस टाइम रूलिंग पार्टी का जीना आराम कर दिया होता। अब जो वोट पड़ा है, आज हम जो ये डिबेट कर रहे हैं, इससे किसी वोटर के ऊपर फर्क नहीं पड़ना। जो काउंटिंग है उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद विधानसभा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वॉइस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। पर
ये एक माइंडसेट जो जनता का आज के दिन का माइंडसेट है कि इलाहाबाद से जो आवाज निकली है, ये 256 वोट में से करीब 225 वोट आपको ये बताएंगे कि नेशनल इश्यूज क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और आगे परसेप्शन क्या बनता जा रहा है। और 2 महीने के बाद यूपी के इलेक्शन है, मारधाड़ आज से चली है, वो रिलीजन पे लड़े जाएंगे, फार्मिंग के ऊपर लड़े जाएंगे। चलिए वो दूसरा मुद्दा हो सकता है, वो इसी के साथ ये इम्पैक्ट डालेगा, दे सकते हैं। लेकिन 200-225 वोट्स का आप कह रहे हैं, वो सैंपल स्पेस बड़ा छोटा है अगर एक सर्वे के हिसाब की बात करते हैं। सर, कोई बात नहीं, मैं नकार नहीं रहा, पूरा नेशनल रिजल्ट बता दिया जाता है। मैं नकार नहीं रहा आपको। मैं तंवर साहब के पास आता हूं। तंवर साहब रखिए अपनी बात, बीच में बोल रहे थे आप। देखिए केशव जी, जिस प्रकार से अभी कहा गया कि किसानों ने अपना मंच नहीं दिया, निसंदेह जब इस्तीफा देने से पहले चौधरी अभय सिंह जी गए किसान के मंचों पे अलग अलग, तो उस वक्त मंच वाली बात नहीं थी, यही था कि आप त्यागपत्र दें। जब त्यागपत्र देने के बाद गए, चाहे वो आपका कुंडली बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे पलवल हो, हर जगह मान सम्मान किया गया, किसान केसरी की उपाधि दी गई। ये तथ्य है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। तो ये हर आदमी हर चीज को अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, जो तथ्य हैं उन पे किसी को ख्याल ही नहीं है। देखिए, निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल शुरू दिन से किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में, काले कृषि कानूनों के विरोध में है, और इसी के दृष्टिगत ये त्यागपत्र हुआ, चुनाव हुआ, और इसी के दृष्टिगत आज के परिणाम आएंगे। अभी परिणाम आएंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तंवर साहब, एक सवाल है जी, बताएं। अगर ये कानून तीनों हट जाते हैं, जी, मेरे को नहीं पता हटेंगे नहीं हटेंगे, अगर हट जाते हैं तो जो किसान की डिमांड है या उसका जीवन है या उसकी जो इश्यूज हैं, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? नहीं, मेरा कहना यह है, इंडियन नेशनल लोकदल का भी ये मानना है, ये जो तीनों कानून हैं ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पक्षधर हैं और अन्नदाता के शोषक हैं। इन कानूनों में कुछ एक मतलब ज्यादातर प्रावधान किसानों के खिलाफ हैं। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्या क्या है, मैं वो भी डिटेल में बता सकता हूं। इनके बजाय सारे देश के किसान संगठनों को सम्मिलित करके, जो किसान विशेषज्ञ हैं उनको सम्मिलित करके उचित कानून बनाए इन तीनों कानूनों की जगह, और इसके अलावा एमएसपी की गारंटी दे जिससे कि इस अन्नदाता का भला हो सके। विषय ये है। तंवर साहब, इस पूरे मुद्दे पे पिछले 1 साल, करीब 1 साल होने को आ गया है, 1 साल के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको नेशनल डिबेट नहीं बनाया। किसानों ने नेशनल डिबेट बनाया है, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। पॉलिटिकल पार्टी इसका मतलब फिर मैं खैर आपके योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। ये ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सवाल था, है और रहेगा। मैं आपको समझाने में शायद कामयाब नहीं हूं। पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऑपोजिशन ने इकट्ठे होके इसको एक नेशनल इशू की तरह डिबेट, अगर चाहे वो दिल्ली में होती, चाहे बॉम्बे में होती, चाहे यूपी में होती, कहीं पे भी होती, एक नेशनल डिबेट प्रॉपर तरीके से होती। सर, विपक्ष तो हमको इस देश में एक राष्ट्रीय आपदा के दौरान ही जो है वो एकजुट देखने को मिला है, और ऐसी सिचुएशन जो है ये राष्ट्रीय आपदा ही है। नहीं, ये जैसे जैसे आगे डिस्ट्रेस बढ़ेगा, तो उत्तर भारत के अंदर आप 2-3 राज्यों के अंदर इसे राज्य की आपदा कह सकते हैं, लेकिन 100 रुपए के डीजल से खेती हो। मेरा इतना लंबा बाहर का नहीं जाएंगे, आज हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। रंजीता जी, मैं आपके पास सवालों को लेकर आता हूं। जो मुद्दे जोर शोर के साथ मंचों से उठाए गए, जेजेपी के स्टार कैंपेनर्स जितने आए, आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स जितने आए, अभय सिंह चौटाला के श्रूड एटीट्यूड को लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाए, तमाम चीजें थी। क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति तक, वोटर्स तक वो मुद्दे पहुंचे हैं? क्योंकि तंवर साहब कह रहे हैं कि वहां का जो एकमात्र विषय है वो ये है कि जनता अभय सिंह चौटाला के साथ है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं स्वयं उस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से 15 दिन वहीं पर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आम व्यक्ति, आम एक साधारण व्यक्ति अगर अभय सिंह चौटाला के पास जाता है, एक इंसान एमएलए के पास किस लिए जाता है? अपना दुख सुख का छोटे मोटे काम होते हैं कि वहां पर एमएलए को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उस समय एमएलए उस समय बदतमीजी करे और इस तरीके से जवाब दे कि इंसान कहे कि 1, 2, 3 आज के बाद कानों को हाथ में आपके दहलीज पर नहीं आऊंगा, तो ये चीजें हमें वहां पर सुनने को मिली। एक पर्टिकुलर मैं अगर बात करती हूँ इलाहाबाद की, तो एक शख्स बहुत ही रसूखदार एक बढ़िया फैमिली से है, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैं उनके दिल्ली से गया, मेरे को ये
छोटा सा झगड़ा था हमारा, उसको लेकर मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दी, तो जवाब ये था, अरे बड़ी कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो। तो इस तरीके का व्यवहार अगर आप अपनी जनता जनार्दन के साथ करेंगे तो कौन आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इतिहास की बात करती हूँ, सन 2000, 2005, 2009, 2014 लगातार अभय सिंह चौटाला अपने दबंगे से इस चीज को जीतते तो आए, पर कहीं न कहीं अगर मैं वोट परसेंटेज ऑफ शेयर की बात करती हूँ, अगर उनको 37% वोट शेयर मिला तो उनके खिलाफ बाकी 73% वोट शेयर भी रहा। जो जनता जनार्दन इस चीज के लिए परेशान थे कि इनका व्यवहार क्या है। 65% लोग इस चीज से परेशान थे कि ये जिस तरीके से आपके जाने पर आपको दुत्कारते हैं, जिस तरीके से आपको जवाब देते हैं और अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी को एंटरटेन नहीं करते। तो आज जनता जनार्दन अपना मूड बना चुकी है और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि बनी बनाई सरकार में हिस्सेदारी कैसे ली जाए। मात्र 3 साल रह गए हैं इस सरकार के। चलिए आता हूं बड़ी अपडेट। पहले राउंड के नतीजे, पहले रुझान के नतीजों की अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीर है वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि पहले राउंड के नतीजे का हूटर बज चुका है। कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही पलों के बाद पहले राउंड के नतीजे जो हैं वो हमारे और आपके बीच होंगे। एलनाबाद उपचुनाव में पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है। लीजिए आंकड़ा भी देते हैं आपको। पहले रुझान में अभय चौटाला को 3405 वोट अभी तक मिल पाए हैं। गोविंद कांडा को 2927 वोट मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पवन बेनीवाल को तो 2025 वोट मिले हैं कांग्रेस को। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एलनाबाद उपचुनाव में पहला रुझान जो है आ चुका है, जिसमें ईवीएम काउंट भी शामिल है, जो कि 256 पोस्टल बैलेट्स ही थे। और इसमें पहले रुझान में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को जो है वो आगे बताया जा रहा है, यानी कि अभय सिंह चौटाला की 3405 वोट्स जो हैं वो बताई जा रही हैं। इसके अलावा भाजपा की 2927 वोट्स बताई जा रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि पवन बेनीवाल की 2025 वोट्स बताई जा रही हैं। यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 900 का गैप है, और भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में आप कह सकते हैं तकरीबन 400 वोट्स का गैप है। यानी कि लोकदल और भाजपा के बीच में टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है पहले राउंड में। गोविंद कांडा को 2927 वोट मिली है, पवन बेनीवाल को 2025 वोट मिली है। पहले रुझान के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। पहले रुझान में क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है। पहले रुझान में अभय चौटाला 478 वोटों से आगे चल रहे हैं। 478 का वोट गैप है, वोट डिफरेंस है। पहला रुझान जो कि तलवाड़ा की तरफ से सामने आया है, क्योंकि पहली काउंटिंग वहीं से होनी थी और इसमें आप पोस्टल बैलेट्स को भी मिला सकते हैं। पोस्टल बैलेट्स के और इसके नतीजे पहले ईवीएम के एक ही साथ मिलाकर आए हैं और यहां पर तकरीबन आप कह सकते हैं 8 से 9000 के बीच में वोट्स काउंट हुए हैं पहले रुझान में, और इसमें से 3405 वोट इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि अभय सिंह चौटाला को मिले हैं। 478 वोटों से अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी, जजपा के और भाजपा के साझा प्रत्याशी गोविंद कांडा, 2927 वोट्स इन्हें मिले हैं। और इसके अलावा पवन बेनीवाल यानी कि कांग्रेस के 2025 वोट उन्हें मिले हैं। तो पहले रुझान सामने आ चुके हैं। 478 वोटों से आगे चल रहे हैं अभय सिंह चौटाला। भाजपा ये बात कह रही थी, प्रवक्ताओं के द्वारा बात कही जा रही थी कि तलवाड़ा में भाजपा का एक अच्छा खासा रसूख जो है वो वहां पर है, यहां से भाजपा लीड कर सकती है। लेकिन परिणाम जो है भाजपा के लिहाज से अभी संतोषजनक नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि अभी तो 15 राउंड की काउंटिंग और बाकी है, अभी तो 39 ईवीएम और खुलनी है। ऊपर नीचे रुझान में बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन पहले रुझान की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला 478 वोटों से अभी आगे हैं। आपको बताएं 16 राउंड में उपचुनाव की मतगणना पूरी होनी है। 19 उम्मीदवार हैं, कुल मिलाकर 40 ईवीएम मशीनें हैं। एक राउंड में 40 ईवीएम मशीनों को जो है वो शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी जो पहला राउंड है उसमें 14 ईवीएम मशीनें हैं। 14 टेबल्स वहां पर लगाई गई हैं और 14 ही ईवीएम मशीनें हैं जिनकी काउंटिंग हुई है। और इन 14 ईवीएम मशीनों में से जो आंकड़ा निकल कर आया है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पाले में 3405 वोट डाल रहा है, भाजपा के पाले में 2927 वोट डाल रहा है और कांग्रेस के पाले में 2025 वोट डाल रहा है।
वापस आता हूं मैं पहले रुझान के आंकड़ों के हिसाब से सभी की पहली रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं तंवर साहब आपके पास आता हूं क्योंकि अव्वल अभी तक आप हैं, पहला ही रुझान है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से रंजीता जी कह रही थी, तलवाड़ा के बारे में बात कर रही थी, तो वो स्पष्ट हो गया। और बाकी अभी तो दिल्ली दूर है। किसके लिए दूर है दिल्ली सर? सभी के लिए दिल्ली दूर है। पहला ही रुझान है। ठीक है, रंजीता जी आपके पास आता हूं मैं, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, जनता जनार्दन भरपूर प्यार दिया है। मैंने आपको कहा है तलवाड़ा खुद में मैं स्वयं थी, तो इसमें बैलेट पेपर की टोटल काउंटिंग करने की कितने वोट थी उसको इंक्लूड किया गया है। निश्चित तौर पे ये मार्जिन धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमारी जीत सुनिश्चित है। जिस तरीके का प्यार हमें मिला है, मैं मानती हूँ कि जिस तरीके का ये लोग वहां पे प्रचंड कर रहे थे, अगर एक बूथ बन रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दूसरा बूथ बन रहा है बीजेपी का, तीसरा बन रहा है कांग्रेस का, तो चौथा बूथ इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर वहां पर 10 लोग बिठा के झंडे देकर नारे लगवा रहे थे। उसके बावजूद भी बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला है। मैं ये मानती हूँ कि जो ये इन्होंने प्रचंड रचा था, जनता जनार्दन इस चुनाव के माध्यम से इनको जवाब देगी। रमन जी, क्या कुछ एनालिसिस निकाला जाए इस बात का? देखिए, फिगर्स का बीजेपी को अगर 33% वोट मिल रहा है तो नॉट बैड। जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा है, उनके गढ़ के अंदर आप चाहे उनका गढ़ बीजेपी का गढ़ मान के चलिए, लेकिन कांग्रेस का 2000 वोट मिलना, ये आगे आने वाले 3 या 4 राउंड की गिनती के बाद ये बताएगा कि कांग्रेस को एक्सेप्ट किया गया या स्पेस दिया गया। लेकिन अभय चौटाला लीड कर रहे हैं और अगर इसी तरह से लीड करते रहे तो वो जीत भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो उनका मुद्दा बनाया गया कि वो इस्तीफा देके खुद लड़ रहे हैं, तो वो काम नहीं आया। अभी बहुत अर्ली है। लेकिन मेन बात इसमें यह है ना, रंजीता जी भी कह रही थी इस बात को कि तलवाड़ा जो है वो एक स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, लेकिन वहां से ही अगर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो लीड के साथ शुरुआत कर रही है। हालांकि यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि टॉसिंग लगातार होती रहेगी इस चीज की, लेकिन शुरुआती तौर पर संतोषजनक आंकड़ा कम से कम भाजपा के हिसाब से नहीं है। ये ऐसा है जी कि अगर आप फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं कि 2927 वोट फिर भी आए, चाहे वो गढ़ है, तो भी एक अचीवमेंट है कि मेरे हिसाब से इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी को जो फार्म स्ट्रेस है, ये इलाहाबाद तंवर साहब के हिसाब से भी प्योरली रूरल बेल्ट है, तो यहां पे 20% से ऊपर बीजेपी को वोट नहीं मिलने चाहिए। लेकिन भाजपा 35% लेकर बैठी है, 35% वोट लेके बैठी है, तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है इस इलाके में कोई इश्यू हो। अभी आप 4 या 5 राउंड का रिजल्ट आने दीजिए, आपको पूरे इलेक्शन का अनुमान हो जाएगा कि आदमी क्या सोच रहा था और क्या इश्यूज थे, क्या माइंडसेट है। और अगर ये 3405 वाला जो आंकड़ा बढ़ता है आपका, तो उस हिसाब से अभय चौटाला को फार्मर्स ने सपोर्ट दिया। तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं वो बाकी इश्यूज को छोड़ के फार्म सेक्टर का जो इश्यू है वही मेजर मुद्दा बन गया है। ये अभी 3 या 4 राउंड के बाद आए। बिल्कुल। तंवर साहब, कांग्रेस नकारने वाली सिचुएशन में तो नहीं है, पीछे है लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। नहीं, अभी पहले रुझान में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से प्रचार रहा, जिस प्रकार से ना भारतीय जनता पार्टी के पास अपना प्रत्याशी था, ना कांग्रेस के पास अपना प्रत्याशी था। ठीक है भाई, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, कुछ लोगों को श्याम दाम दंड भेद से ये प्रभाव डालने में सफल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक अभी बात चल रही थी फार्मर प्रोटेस्ट की, तो इलाहाबाद हल्का हालांकि कृषि वाला ही विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सारे के सारे लोग वहां कृषक नहीं है, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। उसमें और दूसरे लोग भी हैं जिनका कृषि से सामान्य तौर पर कोई वास्ता नहीं है। और जिस प्रकार से इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो सबने देखा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आएगा। तो हर उसमें ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मत की अभिव्यक्ति है। कुछ लोग कृषि कानूनों के समर्थन में और बहुत ज्यादा लोग कृषि कानूनों के विरोध में। तो ये तो अंतिम परिणाम बताएंगे कि भाई असल में क्या ये जो जनमत है ये किस तरफ जा रहा है। यहां पे इस एरिया के अंदर 60% तो फार्मर्स हैं ही।
ये बात तो तय है कि वो जो पूरा इलाका है 60% के आसपास लोग खेतीबाड़ी करते हैं, और अगर मैं उसमें से 33% निकाल भी दूं, 35%, वही वोट बीजेपी को जा रहा है। तो हम जो कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं वो उसी हिसाब की कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ठीक है, और इसमें वोट परसेंटेज के हिसाब से ये कहना कि भाई समर्थन मिला नहीं मिला, जो आपने अभी ये परसेंटेज निकाली है, निसंदेह बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कृषि से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको ना कानूनों से मतलब है ना किसी और मतलब से। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से आप 35% की भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को चाहे महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, चाहे बेरोजगारी जितनी मर्जी बढ़ जाए, उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। कौन कैंडिडेट है, कौन क्या है, उनको इसका मतलब एक सामान्य तौर पे जो लोकतंत्र की जो एक मूल अवधारणा है, उस अवधारणा से दूर है लोग। सर, आप 25% वोट बीजेपी का ले गए, जो स्ट्रांग होल्ड है उसमें से 35 मिल रहा है, 60 मिलना चाहिए था। वो वहां से उनका खिसका है जो क्लेम किए जा रहे थे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। रमन जी, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये आप कह रहे हैं ना बार बार भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप इसमें जननायक जनता पार्टी को भी जोड़ें, इसमें हरियाणा लोकहित पार्टी को भी जोड़ें। ये इकट्ठी जो जितना भी प्रतिशत वोट मिला है, ये सिर्फ भाजपा का नहीं है, इसमें ये तीनों का वोट है। अगर इसमें विजय होती है तो तीनों की विजय होगी, पराजय होगी तो तीनों की पराजय होगी। सर, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं ये लेके चल रहा हूं इस टाइम क्या देश मुद्दे आधारित राजनीति को प्रेफर कर रहा है, या कास्ट पे या पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी एक नाम की राजनीति के ऊपर जा रहा है। अगर हम कास्ट को छोड़ के मुद्दे पे आ गए हैं तो अगले 5 साल में भारत जो है विश्व गुरु हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस दिन हम लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव में ग्राम पंचायत है, बिल्कुल, शहरों में स्थानीय स्वशासन जो भी है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, या जिला नगर निगम है, और गांव की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। आज भारतीय लोकतंत्र में जो प्राथमिक इकाई है ना गांव की, पंचायत के पंच की, हम वो भी सही तरीके से नहीं चुन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर मतदाता को ये सोचना पड़ेगा कि हम एक योग्य व्यक्ति को अपना मत देके प्राथमिक इकाई को ठीक करें, फिर अपनी दूसरी इकाई को ठीक करें, फिर विधानसभा को ठीक करें, फिर लोकसभा को ठीक करें। हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है कि लोगों का राज जब बनेगा, जब किसी भी प्रकार का किसी को कोई प्रलोभन ना दिया जाए, उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी और मत के द्वारा, उसके बाद फिर परिणाम आएंगे। बिना विरोध के चुनाव प्रचार भी शामिल है उसमें। नहीं, विरोध तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा टूल है। मैं केशव जी, आपने ये टॉक दिया, ये अभी 120 से 197 जो बूथ है, ये अर्बन वोटर्स, कुछ भी है, आप उसको अर्बन है ना कहिए, शहरी है सर। वो सर मेरे हिसाब से शहरी हैं, पर हमारे तंवर साहब के हिसाब से वो शहरी नहीं है। ये इनका जो शहरी है वो शहरी है। 27,000 वोटर्स तो अर्बन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सभी का ये वोट आप गिनती इसकी अलग रख लीजिएगा, ये इस इलेक्शन का रिजल्ट होगा। ठीक है, चौथे या 5वें दौर के अंदर जो है इनकी वोटिंग होगी, तब तक हम तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात तो यहां पर है, अब इस बात का जिक्र करेंगे। मैं पूरे एलनाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये फर्स्ट राउंड की जो, ये तलवाड़ा बेल्ट की बात कर रहा हूं। तलवाड़ा के साथ साथ जो चलता हुआ पूरा इलाका लगता है, वहां के लोगों की अगर बात करें रंजिता जी, तो पहले रुझान से क्या यह समझा जा सकता है कि अभय सिंह चौटाला के जो परंपरागत तरीके रहे हैं राजनीति करने के, अपने लोगों के साथ श्रूड व्यवहार भी अगर वो कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, अपना ही आदमी है। अगर विकास की बात वो नहीं कर रहे हैं तो भी लोगों को यह लग रहा है कि ठीक है भाई, अपना ही आदमी बैठा है। तो क्या जनता उन परंपरागत तरीकों को तरजीह दे रही है? सिर्फ तलवाड़ा बेल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इन नतीजों के आधार पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर वहां पे कास्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तलवाड़ा खुद के अंदर, तो वहां पर 1500 पंजाबी, 800 वहां पे जट सिख, 400 वहां पे राइट सिख, और उसके अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं उन सबका शेयर था। और जब तक वहां पे जो काम की बात करते हो, तो वहां पे एक आर्थिक की प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं कुछ पंजाबी जो थे रुष्ट थे जब शुरू में हम गए, और इन्होंने प्रचंड रच के वहां पर गेट पे एंट्री अभय चौटाला जी ने बैन करा रखी थी कि हम बीजेपी वालों को अंदर घुसने नहीं देंगे। पिछले पूरे 8 दिन तक ये प्रचंड चला और इन्होंने वहां पर षड्यंत्र किए। पर जिस तरीके से जनता जनार्दन अंदर चाह रही थी कि भाजपा वाले आए, अपने प्रोग्राम भी करें, अपनी वोट अपील भी करें, हमारे बीच में रहें,
तो उस चीज को हम तोड़ने में कामयाब हुए और निश्चित तौर पे गोविंद कांडा जी को बुलाया भी गया, भरपूर प्यार भी दिया गया, आशीर्वाद भी दिया गया और उनके बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए। तो जाओ वहां पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ, भाजपा की सरकार आने के बाद कड़वाड़ा खुद के अंदर कोई भी ऐसी गली नहीं थी जो पक्की नहीं थी, कोई भी ऐसी नाली नहीं थी जो पक्की नहीं थी। वहां पर अगर मैं उनसे पूछते थे कि आपको और क्या चाहिए, आपके कौन कौन से काम है जो रुके हैं, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ पे तलवाड़ा में बहुत ही डेवलपमेंट भाजपा की सरकार के आने के बाद हुई है, सिर्फ एक स्टेडियम है जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता जनार्दन ने वहां पर विकास भाजपा के राज में ही देखा। और जहां पर अभय चौटाला जी की बात है, वो कहते थे कि वो कभी आते नहीं थे, 17 साल से हमारे यहाँ पर थे पर कभी हमने उनको देखा नहीं था। पर भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे यहाँ पे सरपंच जो था वो नरेश बहुत ही काबिल थे, उन्होंने आकर जिस तरीके से हमारी समस्या सुनी, हमारा काम करवाया, उसके हिसाब से हमें बहुत ही भरपूर प्यार देखने को मिला। और मैं ये मानती हूँ कि 200-400 की ऊपर नीच जो है उसको मैं हार नहीं मानती। हाँ, अभी तो चलेगी जिस तरीके से जो पर्सेंट रखा हुआ था, जिस तरीके से एंटर कह रहे थे कि हम भाजपा वालों को घुसने नहीं देंगे, इनको यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करने देंगे, इनकी यहाँ पे जमानत जब्त कराएंगे, तो उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है कि अगर आप इस तरीके के पसंद करते हैं, वहां पर भी टोटली बेल्ट जो है रूरल बेल्ट है, टोटली किसानी बेल्ट है, एक एक घर में किसान है, उसके बावजूद अगर वहां पर हमें 2900 कुछ वोट मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां किसान आंदोलन का कोई भी असर नहीं। रंजीता जी, हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो ये आपको ओन करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी सरकार हो और वहां पे एमएलए कोई भी हो, काम सरकार का है। तो ये चीज नहीं हो सकती कि ये अभय चौटाला की वजह से ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये भी आपको हुआ है, आपको सुनने में चलती हुई मैंने ये कहा है कि पिछले 7 सालों में काम हुए, एक एक गली एक एक नाली पक्की हुई, वहां पे जिस तरीके से पूरा तलवाड़ा लगी जाता ग्रामीण बेल्ट पे है और अर्बन एरिया में कंप्लीट है, वहां पर खून तक प्लस 2 तक है, वो हर चीज वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट थी। सिर्फ स्टेडियम की रिक्वायरमेंट के अलावा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं तलवाड़ा के अंदर मैं बात करती हूँ। मतलब वहां पे डेवलपमेंट वर्क पूरा हो चुका है कुल मिला के। हाँ, और बाकी एलनाबाद के अंदर भी वैसा ही विकास हुआ होगा। सर मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे जो सरपंच है उसने किस तरीके से अपने वहाँ की जगह को उठाया, वो भाजपा सपोर्टेड सरपंच वहाँ पे नरेश जी थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याओं को उठाया, एक एक समस्या को हल किया। और एक वहाँ पे जो बाहर की जो ढानी है वो बनने वाली है, उसके लिए भी 6 करोड़ रुपया ऑलरेडी एडवांस में आया पड़ा है, सिर्फ वहाँ पे लोकल 2 लोगों के झगड़ने की वजह से रुका है, अदरवाइज वो फिर भी अब तक बन रही होती। तो वहाँ पे जितनी भी समस्याएं है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ के सरपंच करवा रहे हैं और वहाँ की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें देखने को मिला। 15 दिन हम वहीं के थे, बहुत ही मजेदार वहाँ पर चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से ये प्रचंड लड़ते रहे थे, ये उस पर अपने मुंह की खानी पड़ी है। एक सवाल पूछूं केशव जी? जी बिल्कुल। रंजीता जी, करीब 9 महीने हो गए हैं पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुए, जो अभी आप कह रहे थे कि वहां के सरपंच करवा रहे हैं, कृपया इस बात को स्पष्ट करें। 2 महीने से पहले ही सड़कें बंद नहीं है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि आप जाकर एक बार देखिए तो सही, तलवाड़ा खुर्द के अंदर अगर आप अंदर एंटर करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक वहां पर चल रही है। और वहां पर चाहे वो पक्ष से है चाहे वो पक्ष से है, सब लोग सरपंच के हक में है कि उन्होंने इतना काम करवाया है वहां पर कि वहां पर कोई भी समस्या बाकी नहीं बची है। जहां तक डेवलपमेंट और बजट की बात है, तो फिर का छोटा सा बेल्ट एक बनने वाली है, उसके लिए भी 6 करोड़ रुपए एडवांस में वहां पर आया पड़ा है और काम होने वाला है। ठीक है। तो इसके अलावा रंजीता जी, चलो आप मूल प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते, इसके अलावा चलो ये तो आपने तलवाड़ा की बात करी, क्या हरियाणा प्रदेश को आपने पंचायतों का चुनाव ना करवा के पिछले 9 महीने से हरियाणा के गांव को विकास से महरूम नहीं कर रखा है? जो चुनाव रुके हुए हैं वो टेक्निकल रीजन की वजह से रुके हुए हैं। कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब और आप लोगों के समय में आप नहीं ठीक है तंवर साहब, उस पर भी हम एक दिन अलग से बात कर लेंगे, वो भी मुद्दा है, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आज तो एलनाबाद की एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू आया है रमन जी, 3 कैंडिडेट्स के अलावा जो चौथे का नाम लिया जा रहा था विकल्प 4 थे, वो केवल 20 वोट मिले सर। हाँ जी,
केवल 20 वोट। हाँ, क्योंकि यहां पे जो फोकस था, देखिए हम अगर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट कर रहे थे तो वो यहां पे डिस्क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो ये तीनों के बीच में अगर माने तो अभी मोटा मोटी जो है ये करीब करीब 30% के आसपास वोट मिल रहा है। और 30% के आसपास वोट मिलना, किसी को 33 मिल गया, किसी को 29 मिल गया, तो ये अभी 3 या 4 राउंड होने दीजिए, आपको ऐसी पिक्चर शानदार मिलेगी। जो हरियाणा का आज का माइंडसेट है वो आपको यहां पे मिलेगा। अभी रंजीता जी ने बताया कि वहां पे पंजाबी जट सिख भी हैं, पंजाबी भी हैं, तो वो जो बेल्ट है उसके अंदर आपको जाट वोटर भी मिलेगा, वहां पे बनिया वोटर भी मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सारी कास्ट हैं, तो सबका माइंडसेट आपके सामने आएगा। और मैं इसके अंदर ये देखना चाह रहा था, हमने जो सर्वे करवाया था उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पे नियरेस्ट एरिया के अंदर जॉब भी मांग रहे थे। वहां पे जो जॉब्स हैं उनकी पहले डिमांड बहुत ज्यादा कभी थी नहीं उस एरिया के अंदर। जो सिरसा बेल्ट है वहां पे ज्यादातर या तो फार्मिंग में है या उनका बिजनेस है, और सबका सेटल्ड बिजनेस है। बहुत अच्छी बेल्ट है वहां पे, कोई रोटी खाने की, कोई रोटी पाने की कोई समस्या नहीं है। तो अभी ये आने दीजिए 3 या 4, उसके बाद आपके आंकड़े जो है और दिलचस्प हो जाएंगे। कहते हैं आंकड़े बोलते हैं, तो वो आंकड़े बोलना शुरू करेंगे खुद ब खुद। और उसके बाद मेरा तंवर साहब से एक ही सवाल होगा कि जो रूरल बेल्ट का 60% वोट है वो एक साइड नहीं जा रहा, स्प्लिट हो रहा है। अगर यही ट्रेंड रहता है तो वो एक बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में हाँ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है यूपी में। साहब ये एक पॉइंट यहां पर भी आप मानते हैं कि ऐसे है या नहीं है? क्योंकि अर्बन वोट जो है उसके बटने की संभावना कम है, लेकिन जो ग्रामीण वोट है वो ज्यादा बट रहा है। तो अगर अर्बन वोट नहीं बट पाता है, अगर वो भाजपा ले जाती है, तो ये एकदम से उलटपुलट कर सकता है सब कुछ। देखिए केशव जी, मैंने पहले भी कहा ऐसा नहीं है कि अर्बन वोट नहीं बट रहा है, अर्बन वोट भी बटेगा, ठीक है। और अभी ये बहुत शुरुआती है, पहला तो 27,000 में से 4-5 हजार को आप बटना कह लेंगे? नहीं 4-5 हजार नहीं, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। आने दीजिए आप नतीजे, और ज्यादा होगा। हालांकि वहां मैं उन बातों, उन शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी नतीजे, बढ़िया नतीजे आएंगे, कोई विषय नहीं है। जमानत जब्त हो रही है सर दोनों की, अब देखते हैं इस रुझान में। नहीं मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं सर। आप पहले रुझान में जमानत नहीं जब्त हो रही है, अभी तो काफी जमानत तो कहां जब्त हो रही है सर? 35% वोट है। आंकड़ों का विश्लेषण करना, बिल्कुल मैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि आगे भी इलेक्शन होने, और जब तक हम जिंदा है शायद इसी के बीच में रहेंगे, तो मैं सिर्फ आपसे आपकी राय। पहले रुझान में स्पष्ट नहीं है, पर जिस प्रकार का आकलन पहले था, जो जमानत जब्त होने की बात, बाकी आगे चलिए तंवर साहब एक सवाल और यहां पर लेते हैं जी। किसानों के और किसान आंदोलन को केंद्रित रख के जो है ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया जी, लेकिन जो किसान मोर्चा के कैंडिडेट थे, हालांकि 2-2 उनको भी लेकर 2 फाड़ रही, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इतना तो था कि थे किसान नेता ही जी, उनको वोट मिले ही नहीं है। देखिए तो क्या एलनाबाद की जनता ने इस मुद्दे को रखा ही नहीं? देखिए जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पे एक वहां के जिसने एक किसान नेता ने जिस प्रकार से वहां पे उम्मीदवारी जताई, उसको संयुक्त मोर्चा की सारी जथेबंदियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि हमारा कोई इस उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने सिर्फ अपनी एक प्रचार के लिए, अपनी एक मशहूरी के लिए ये आवेदन किया था, वो वहां की जनता बता रही है। यानी कि वो किसान आंदोलन को एक कंधा बनाना चाह रहे थे। बिल्कुल, और एलनाबाद की जनता समझदार है। बिल्कुल ठीक। केशव जी, एक बिलखनी, रायपुरा, जसानिया, यहाँ पे 90% से ऊपर वोटिंग हुई है। तो ये इनका जो आपके वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको कहिएगा जब भी इनका वो आए तो इसकी वोटिंग परसेंटेज अगर हमारे को मिल सके कि बिल्कुल कितना गया है। इसका मतलब ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है उनका रुझान किस साइड में था, उन्होंने किस पार्टी को वोट, किस कैंडिडेट को वोट किया है, उससे भी आपको इस इलेक्शन के बारे में पता लगेगा। और आने वाले टाइम में जो इलेक्शन होने हैं, और अगर कहीं बहुत जल्दी ये आपके सर गांवों की स्थिति है, अब किसी गांव के अंदर किसी पार्टी का ग्राफ ऊपर होता है, के चुनाव किसी गांव के अंदर नहीं, वो तो है
किसी गांव के अंदर किसी पार्टी का ग्राफ ज्यादा होता है, किसी गांव के अंदर किसी पार्टी का ग्राफ ज्यादा होता है, तो गांव के हिसाब से तो एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन पहले राउंड का जो एक ओवरऑल वो है वो ग्रामीण पट्टी का बता रहा है ना। पहले राउंड में तो बीजेपी को अगर आप कहें तो बीजेपी अपने आप को एक भाग्यशाली पार्टी मानेगी कि उनका वोट कटा नहीं है वहां से। उनको जो ये 33% के आसपास वोट मिल रहा है सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। बीजेपी का चुनावी मुद्दा था डेवलपमेंट और इनेलो का जो चुनावी मुद्दा था वो फार्म सेक्टर था, किसान आंदोलन था। तो दो मुद्दे आपस में लड़ रहे थे, उसमें से किसको जनता ने नकारा, किसको स्वीकारा, यहां पे अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। रंजीता जी, सहमत हैं आप इस बात से? मतलब ये संतोषजनक है आपके लिए जो पहले राउंड के नतीजे हैं, या उम्मीद कुछ और ज्यादा की थी? उम्मीद तो हमेशा ज्यादा की जाती है, हम की तरफ जा रहे हैं, पर निश्चित तौर पे जो प्यार मिला है उसको हम सिर्फ झुकाकर स्वीकार करते हैं। जिस तरीके का प्रत्यक्ष रच रही थी विपक्ष, जिस तरीके का आंदोलन के नाम पर इन्होंने पूरे माहौल खराब कर रखा था, उसके बावजूद जनता जनार्दन ने बता दिया है कि उनकी पसंद भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो मुद्दे थे विकास को लेकर मुद्दा बनना चाहिए था कि विकास कराने के लिए लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करें, ना कि जिस तरीके से इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर पूरे हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की है। जनता जनार्दन उसका जवाब देगी कि आज भी भारतीय जनता पार्टी ही उनकी पसंद है, और कमल खिलेगा तो वहां पर जिस तरीके की वो रुकावटें ये विकास में जाते हैं वो नहीं रहेंगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस आज धरातल पर गिरती जा रही है, वो से अगर मैं इतिहास की बात करती हूँ, 2000 का चुनाव हुआ, 2005 का चुनाव हुआ, 2009 का चुनाव हुआ, लगातार इंडियन नेशनल लोकदल सेकंड नंबर पे आती थी, पहले नंबर पर अभय सिंह चौटाला आते थे। उसके बावजूद जो है 2014 में जिस तरीके से करवट बदली और आज इतिहास बदला और भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई और हम सेकंड नंबर पर हमने लीड की, आज कांग्रेस धरातल पर जाती जा रही है। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। विपक्ष की हेल्दी विपक्ष रहना चाहिए। अगर अभय सिंह चौटाला की बात करती हूँ तो मात्र एक सीट है या नहीं है उससे फर्क नहीं। तो कांग्रेस का नीचे जाना तो आपके फायदे की बात है रंजीता जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस को इस बात का मंथन करना चाहिए कि जिस तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं और एक नेता दूसरे नेता को हराने की होड़ में रहता है, उनको मंथन करने की जरूरत है कि उन्होंने अपना वर्चस्व अगर बचाना है तो उनका हाल भी आज जिस तरीके से अभय चौटाला जी पहले 30 सीटों से आज एक सीट पे आ गई है इंटरनेशनल लोकदल, यही हालत कांग्रेस के न हो जाए, उसके ऊपर उनको मंथन करने की जरूरत है। रंजीता जी, इस राउंड में आपको करीब 3000 वोट का नुकसान हुआ है। आपकी जो अपेक्षा थी वो 6000 वोट की थी, और आपके पास जो कैंडिडेट है उसकी एक अपनी छवि थी, वहां पे जो फाइट दे सकता था, ये सारे मान के चल रहे थे। आप माने ना माने या विपक्षी दल माने ना माने, पर एक जो चुनावी सर्वेक्षण था जो हमने वहां से लोगों का माइंडसेट लिया था, उसके हिसाब से यही एक कैंडिडेट थे जो अभय चौटाला को टक्कर दे सकते थे, और वो ये 2927 वोट में ये नजर भी आ रहा है। ये तो इसके अंदर तो जो हमारे कैंडिडेट रहा, जो हमारी सिलेक्शन रही, निश्चित तौर से वो टक्कर दे रहे हैं और टक्कर देकर वो जीत की तरफ चल रहे हैं। नहीं, हम तो आपके चुनाव प्रचार की भी तारीफ कर रहे हैं कि आपका चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया था। आपने बहुत मेहनत, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। इन सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई और पार्टी होती तो इतनी टक्कर नहीं दे पाती। पर ये जो लॉस है कांग्रेस का, तो सबको पता है कि अभी कहां है कहां नहीं है उनको खुद नहीं पता है, तो उनकी हम बात ना करें। पर अभय चौटाला यहां पे आपको टक्कर दे रहे हैं और सबसे आगे भी हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले 17 साल से अगर एक जगह की वो विधायक बन रहे हैं तो आज इतने मुशक्कत के बाद इतना बड़ा मुद्दा इनके हाथों में जो इन्होंने बना रखा है किसान आंदोलन के नाम पर, और जहां पर ये कह रहे थे कि हम गांव में घुसने मिलेंगे, बीजेपी 15,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी दिवानत जब्त होगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट है, वो शांत है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी साथ रहेगा। जितने भी प्रचंड प्रश्न में उससे कोई मैटर नहीं करता। ये सीट से 17 साल से जीत रहे थे, आज इस सीट को जीत की तरफ ले जाने में हमने रोकने की कोशिश की है, ये हमारे लिए जीत है। आज जिस तरीके से अभय चौटाला ये दावा करते थे कि मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पर उतरने की जरूरत नहीं है, मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे घर बैठे वोट मिलते हैं, वो किस तरीके से वहां पर दर घूमते हुए नजर आए और अपने परेशानी में घूम रहे थे कि कहीं सीट में हाथ से निकल जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। हमने बहुत मेहनत की है और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद वहां पर मिला है, उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया।
देखिए, चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर बड़े से बड़ा नेता हारा भी है और घर बैठे बड़े से बड़े नेता को वोट भी मिले, पर कभी ये नहीं होता है कि घर बैठे वोट हमेशा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पर इन सर्कमस्टेंसेस में ये एक मत आ रहा है और कुछ नहीं है, एक मुद्दा है जिसके ऊपर हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को देखते हुए या यूपी इलेक्शन के बाद ये जो आपने फार्म लॉज लेके आए हो उनको वापस ले लें, हो सकता है, क्योंकि इतिहास से ही हम सबक सीखते हैं। और इसके ऊपर अगर विरोध है, जिसके लिए आप कानून लाए हो वो ही विरोध कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वोट आपके अगेंस्ट जा रहा हो, बाकी सारे लोग आपके साथ हों। निश्चित तौर पे आपका कहना सही है। जिस तरीके से 9 महीने तक आपने वहां की जनता को अपने नेतृत्व में विहीन रखा, वहां की जनता जनार्दन के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ा इस चुनाव का, और उसके बाद भी आप ये कहते नजर आए कि मैं दोबारा अगर जीता हूं तो दोबारा भी रिजाइन कर सकता हूं, तो ऐसा बड़ा मजाक जनता जनार्दन के साथ नहीं करना चाहिए। आपको अगर प्रतिनिधि बनाकर आपको भेजा गया है, ये भी उस एरिया को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। नेतृत्व विहीन कहां हुआ है? वहां के एमपी ने थोड़ी रिजाइन किया था। वो अलग अलग लेवल्स की बात होगी सर, वो अलग अलग। तंवर साहब एक बात यहां पर ये भी है, एक बात यहां पर ये भी है, अगर अब मान लीजिए अभय सिंह चौटाला जी है जीत जाते हैं तो उसके आगे देखिए, ये जो चुनाव है ये जीत और हार का विषय इसमें नहीं है। इसमें विषय है कि जो कृषि कानून हैं उनका कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, और ये कृषि कानून पे एक तरह से छोटा जनमत कहिए। इस हार और इस जीत का कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ना तय है। आप इस बात को केशव जी मान लें। केशव जी, मैं भारतीय राजनीति को इतने अच्छे से याद करता हूं कि जहां पे कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा था यूएनओ में कि आप सबसे अच्छे भाषण दे सकते हैं, मुद्दे रख सकते हैं भारत के, तो बेस्ट आदमी वहां पे गया था। और अगर हम चौधरी देवीलाल की बात करें या चौधरी बंसीलाल की बात करें, वो दौर भी हमने देखा है। और नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हटे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, तो उनको एक स्लिप दी गई थी कि परमाणु जो विस्फोट करके और आप उसकी शक्ति को परखिए और परमाणु बम बनाइए, परमाणु शक्ति संपन्न भारत को बनाइए। वो विपक्षी तालमेल आपको लगता है अब देखने को मिलेगा? कलयुगी राजनीति कही जाती है। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो आपको करना चाहिए। विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, विपक्ष ही आपकी शक्ति है। अगर मेरी कमियां मेरे को कोई बताएगा नहीं तो मैं डेवलप कैसे करूंगा? भारतीय जनता पार्टी के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये, एक टाइम पे जब इनेलो इनके साथ होती थी तो वो फार्म सेक्टर्स के ऊपर, रूरल एरिया में इनको खींचती रहती थी और इनको आगे बढ़ाने में, यहां तक पहुंचाने में अकाली दल, ये इनेलो, इन जैसे दलों का बहुत बड़ा हाथ है। तंवर साहब, देखिए हाँ जी, बोलिए आप रखिए अपनी बात। नहीं, मैं तो रमन जी जो बात कह रहे थे उससे पूर्णतः सहमत हूं। निसंदेह सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष की अपनी भूमिका है, और जिस प्रकार से जो रमन जी ने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में किन किन का कैसे कैसे आता है, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पुराने अलाइज थे आज उनके साथ वो अलाइज नहीं है। ठीक है, तो एक ये भी आंकड़ा लोगों को बता दें, अपने दर्शकों को। राउंड 1 में इंडियन नेशनल लोकदल को जो है 38% वोट मिले हैं, एक एग्जैक्ट परसेंटेज उसका निकल कर आ गया है। पहले राउंड में भाजपा को 33.46% वोट मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो 23.15% वोट जो है वो यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का 40 के हेरफेर का जो आंकड़ा कहा जा रहा था, 38% वो वोट उन्हें मिले हैं। और इसके अलावा 2.8% जो है, 2.8% वो दूसरों के पाले में गए हैं। बाकी अगर सबको मिलाकर के बात कर दें तो शर्मा जी, एक यहां पर जो बात कही जा रही थी कि अब वोट काटू कैंडिडेट्स बहुत सारे साबित होंगे, वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। अभी टक्कर तो 3 के बीच में ही, अभी फर्स्ट राउंड है, उसके बाद देखते हैं कि, लेकिन नहीं, फिर भी सर अब कोई 21 से 2100 थोड़ी ना पहुंच जाएगा। नहीं, अगर सारे बाकी मिला के 10,000 वोट ले जाते हैं, इतना भी नहीं दिख रहा है। अगर अभी तो फर्स्ट राउंड है, अगर लेके जाते हैं तो 10,000 वोट खराब होना अपने आप में माइंडसेट दिखाता है कि उस एरिया के वो 10,000 आदमी क्या सोच रहे थे, उन्होंने किस मुद्दे के ऊपर उनको वोट डाला होगा। ऐसा तो है नहीं बगैर सोचे कोई वोट डाल देगा।